नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आपका स्वागत है। डेली करंट अफेयर के सेशन में आज अपन 28 मार्च 2025 का इंडिया का जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है उसको डिटेल एनालिसिस, स्टैटिस्टिक्स जीके और 360 डिग्री व्यू के साथ कवर करने वाले हैं। आप किसी भी इंडिया में गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, प्रत्येक एग्जाम की दृष्टि से ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस क्लास के अंदर अपन प्रत्येक क्वेश्चन को अच्छे से जानेंगे। आप कोई सा भी एग्जाम दे देना, ऐसा कोई एग्जाम नहीं होगा जिसके अंदर अपनी इस क्लास में से आपको सिंगल क्वेश्चन बाहर देखने को मिलेंगे। सारे के सारे क्वेश्चन एज इट इज मैच करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि जब अपन डेली करंट अफेयर पढ़ते हैं ना तो आपको लगता नहीं है, लेकिन धीरे धीरे करके मंथ एंड में अपने पास एक मंथ की बहुत बड़ी पीडीएफ हो जाती है। लेकिन क्या है, जब रेगुलर पढ़ा जाता है तो एक साथ इतना पता नहीं लगता है कि भाई अपन ने इतना करंट अफेयर भी पढ़ लिया, और इतना पढ़ने के बाद आप चाहे यूपीएससी सीएससी भी दे देना, नहीं जाएगा क्वेश्चन बार। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट इस क्लास की पीडीएफ आपको लेनी है, क्योंकि पीडीएफ के अंदर प्रत्येक क्वेश्चन के नीचे जो भी मैं डिटेल एनालिसिस आपको करवाऊंगा उसको सिस्टमेटिक तरीके से लिखा हुआ भी आपके पास आ जाएगा। तो उससे जब भी आप एग्जाम आपका नज़दीक आएगा, नियर बाय जब आपका एग्जाम रहेगा, तो आप उसका रिवीजन कर सकते हो। रिवीजन में आपको अलग अलग पीडीएफ पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब अपनी 1 तारीख आती है, जो नया महीना शुरू होता है, तो पिछले महीने का जो भी करंट अफेयर अपन ने 30 दिन में पढ़ा था उसकी एक कंबाइंड पीडीएफ भी हम आपको देते हैं, ताकि बच्चे को सुविधा रहे। इसीलिए चाहे आपको डेली पीडीएफ लेना हो, चाहे आपको मंथली पीडीएफ लेना हो, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपको सिंगल चार्ज नहीं देना है उसका, बस आपको लेने का तरीका पता होना चाहिए। कैसे मिलेगी वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। इस क्लास के अंत में हम अच्छे से समझेंगे इस पीडीएफ को लेना कैसे है। पहले चलिए आज 28 मार्च 2025 का जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर है उसको अपन कवर कर लेते हैं। हाल ही में उड़ीसा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है? उड़ीसा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है? तो इसके अंदर राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 2, न्यायमूर्ति हरीश टंडन। ये सीधा सीधा फैक्ट है जिसको आपको याद करना है। क्या है? उड़ीसा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है? न्यायमूर्ति हरीश टंडन ने शपथ ली है। कुछ चीजें मैं आपको बताऊंगा जो करंट से जुड़ी हुई है, लेकिन उसमें से स्टैटिस्टिक्स जीके निकलता है, पॉलिटी की दृष्टि से वो आपको पढ़ना है। राज्यपाल हरिबाबू कंबमपति, तो आपको ये चीज ध्यान रखना है, उड़ीसा के राज्यपाल कौन है? हरिबाबू। कौन है? हरिबाबू। उड़ीसा, यहां लिख देता हूं। उड़ीसा के राज्यपाल कौन है? तो भाई हरिबाबू उड़ीसा के राज्यपाल है। ये चीज एक तो आपको याद रखनी है, ठीक है। तो हरिबाबू ने न्यायमूर्ति हरीश टंडन को उड़ीसा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ दिलाई है। अब एक यहाँ पर पॉलिटी का बहुत ही अच्छा फैक्ट बनता है, अगर आपने ध्यान दिया होगा तो, नहीं दिया तो आपकी गलती है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है? ये अपन ने ऊपर जो डाटा लिखा था उससे, जो मैंने एक चीज बताई थी, उससे ये चीज निकल के सामने आती है कि जो उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होता है उनको शपथ राज्यपाल दिलाता है। तो ये भी एक स्टैटिस्टिक्स जीके बनाना भाई। इंडिया पॉलिटी या आपकी जो स्टेट पॉलिटी आपके एग्जाम में आएगी ना, तो उसमें इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को शपथ राज्यपाल दिलाते हैं, इसीलिए उड़ीसा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में हरीश टंडन को शपथ किसने दिलवाई? हरिबाबू ने। हरिबाबू ने क्यों दिलवाई? उससे पहले मैंने आपको फैक्ट बता दिया था, उड़ीसा के राज्यपाल कौन है? हरिबाबू। यहां तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। शपथ ग्रहण समारोह कहां पर हुआ था? भुवनेश्वर के अंदर, जो भुवनेश्वर के, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है, वहां के राजभवन के अंदर हुआ था, ठीक है। जिसके अंदर उड़ीसा के मुख्यमंत्री भी थे और अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। तो जरूरी नहीं है वो उपस्थित हो, लेकिन इस कार्यक्रम में थे। इस लाइन से आपको ये पकड़ना है, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है, वहां पर राजभवन है, वहां पर यह शपथ ग्रहण समारोह हुआ था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 21 मार्च 2025 को न्यायमूर्ति जो टंडन साहब हैं, हरीश टंडन जिनका पूरा नाम है, उनको नियुक्त किया था। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, जो उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होता है उसकी नियुक्ति कौन करता है? इस बार तो द्रौपदी मुर्मू ने किया। द्रौपदी मुर्मू कौन है? राष्ट्रपति है। तो ये एक लाइन और निकलती है, जो उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होता है उसकी नियुक्ति तो राष्ट्रपति करता है, उसको शपथ उस राज्य का राज्यपाल दिलवाता है। तो दोनों चीजें अच्छे से समझ में आ गई। 21 मार्च 2025 को न्यायमूर्ति जो टंडन है उनको नियुक्त किसने किया था? राष्ट्रपति को ने वर्तमान में
द्रौपदी मुर्मू है, तो द्रौपदी मुर्मू ने नियुक्त किया था। शपथ दिलवाई थी हरिबाबू कंबुपति। तो शपथ अभी प्रेजेंट में किसने दिलवाई है, नियुक्त प्रेजेंट में किसने किया, तो ये तो है करंट के डाटा। स्टैटिक्स जीके का डाटा क्या है, शपथ दिलवाता कौन है, मुख्य न्यायाधीश को, किसी भी राज्य के मुख्य न्यायाधीश को, तो उस राज्य का राज्यपाल दिलवाता है। उसकी नियुक्ति कौन करता है, तो आपको ध्यान रखना है नियुक्ति कभी भी राज्यपाल नहीं करता है, नियुक्ति करता है राष्ट्रपति, ये स्पष्ट रूप से आपको ध्यान रखना है। बाकी स्टैटिक्स जीके क्या बनता है, उड़ीसा उच्च न्यायालय है कहां पर, तो उड़ीसा के कटक में है। कटक जगह है उड़ीसा में, तो उड़ीसा के कटक के अंदर उड़ीसा उच्च न्यायालय है। यहां तक कोई दिक्कत है। इसकी स्थापना कब हुई थी, स्थापना भी याद कर ही लो, 1948 में हुई थी। एग्जैक्ट डेट कहीं भी नहीं लिखी है, जुलाई 1948 लिखा हुआ है हर जगह, तो मैंने तो यही पढ़ा आज तक, जुलाई 1948 के अंदर कटक में हुई थी। अब इस क्वेश्चन में से कोई भी फैक्ट बाहर नहीं जाएगा। अब इस क्वेश्चन में करंट की दृष्टि से, करंट अफेयर की दृष्टि से ये क्वेश्चन 100% मैंने करवा दिया है। स्टैटिक्स जीके एसजी की दृष्टि से भी जो चीजें थी मैंने बता दिया। इस प्रकार अपन करंट अफेयर के क्वेश्चन को देखते हैं। मैंने क्या पढ़ाया आपको, हाल ही में उड़ीसा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में, रिवीजन करवा रहा हूँ, मात्र 30-40 सेकंड में रिवीजन हो जाएगा, देखना। इतनी चीजें जो अपन ने पढ़ी है ना, उसका रिवीजन करवा रहा हूँ। हाल ही में उड़ीसा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ किसने ली है, न्यायमूर्ति हरीश टंडन ने ली है। शपथ किन्होंने इनको शपथ दिलवाई है, तो हरिबाबू कंबपति ने दिलवाई है। हरिबाबू कंबपति है कौन, वर्तमान में उड़ीसा के राज्यपाल है। उससे अपने पास फैक्ट निकल के क्या आया, जो उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होता है उसको शपथ कौन दिलवाता है, तो राज्यपाल दिलवाता है। उसके बाद में शपथ ग्रहण समारोह कहाँ पर हुआ था, उड़ीसा की राजधानी में हुआ था। उड़ीसा की राजधानी कहाँ है, भुवनेश्वर के अंदर है, वहां पर राजभवन है, वहां पर हुआ था। उसके बाद में मैंने आपको फैक्ट बताया, अभी वर्तमान में जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है, उन्होंने 21 मार्च 2025 को न्यायमूर्ति टंडन जो है, हरीश टंडन जो है, उनको नियुक्त किया है। अच्छा, हरीश टंडन को नियुक्त किया है, किन्होंने किया है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। इससे अपने पास जीके का फैक्ट निकल के क्या आया कि जो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है, तो नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। इसके अलावा मैंने आपको एक चीज बताई, उड़ीसा उच्च न्यायालय है वो उड़ीसा के कटक के अंदर है, जुलाई 1948 में उसकी स्थापना हुई थी। अब मुझे एक चीज बताओ, इससे बाहर क्या पूछेगा एग्जामिनर, इससे बाहर बनता भी क्या है, इसके आसपास के फैक्ट और क्या बनते हैं। फिर उड़ीसा का जीके पढ़ाने लग जाऊं, फिर तो ये क्लास हो जाएगी 12, 13, 14 घंटे की है, एक सिंगल क्वेश्चन हो जाएगा उड़ीसा जीके के बारे में पूरा। इसके आसपास का जीके यही बनता है भाई, है ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में प्रचंड प्रहार नामक अभ्यास किस राज्य में भारतीय सशस्त्र बलों के द्वारा आयोजित किया गया। भाई अभी एक प्रचंड प्रहार नाम का युद्ध अभ्यास है वो आयोजित हुआ था। सबसे पहले तो एक चीज आपको ध्यान रखनी है, भारत के जो सशस्त्र बल हैं, जो सशस्त्र सेनाएं हैं, जिसके अंदर तीनों सेनाएं आती है, जिसके अंदर वायुसेना आती है, नौसेना आती है, जो थल सेना होती है वो आती है, तो जो तीनों सेनाएं हैं वो मिलकर इस युद्ध अभ्यास को आयोजित करती है। प्रचंड प्रहार इसका नाम है। इस बार ये अरुणाचल प्रदेश में हुआ था, ऑप्शन नंबर 3 इसके अंदर राइट ऑप्शन है। ये चीज आपको ध्यान रखना है, भारतीय सशस्त्र बलों ने अरुणाचल प्रदेश में तीनों सेनाओं के बीच प्रचंड प्रहार युद्ध अभ्यास आयोजित किया था, जिसके अंदर थल सेना थी, वायुसेना थी और नौसेना थी। इन तीनों का ये इंटीग्रेटेड युद्ध अभ्यास है, तीनों को एकीकृत युद्ध अभ्यास है। इसमें होता क्या है, अगर ऐसी कोई घटना घटित हो जाती है भारत में जहां पर तीनों सेनाओं को मिलकर एक साथ उस घटना से निपटना है या उस युद्ध को लड़ना है, तो उस टाइम युद्ध कौशल अच्छा हो, उस टाइम तीनों सेनाओं के बीच में कोऑर्डिनेशन अच्छा हो, इसके लिए क्या होता है, ये युद्ध अभ्यास होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स रूप से ये विवादित माहौल, लक्ष्य को कैसे बेअसर करना है, गोलाबारी के टाइम किन चीजों का ध्यान रखना है, उन्नत निगरानी कैसे करनी है, इन सब पर यह अभ्यास किया जाता है। जहां भी भारत की तीनों सेनाएं मिलकर युद्ध अभ्यास करती है, और अगर आप किसी स्टेट पीसीएस का या यूपीएससी का मेंस दे रहे हो, तो वहां पर आपको ये लाइन फिट बिठानी है कि तीनों सेनाओं के बीच में कोऑर्डिनेशन करने के लिए, समन्वय बिठाने के लिए। कोऑर्डिनेशन का मतलब समन्वय, हिंदी में समन्वय, इंग्लिश में कोऑर्डिनेशन है। इंग्लिश अब मैं धीरे धीरे इंग्लिश भी बोलना शुरू करूंगा, आपको थोड़ा बहुत इंग्लिश में भी पढ़ाऊंगा, क्योंकि इंग्लिश मीडियम के जो बच्चे हैं उनके कमेंट आते रहते हैं कि सर थोड़ा इंग्लिश में भी हो जाए तो अच्छा है। जो तीनों सेनाएं हैं उनके मध्य कोऑर्डिनेशन अच्छा हो, कभी युद्ध की स्थिति हो जाए तो उससे जल्दी से जल्दी निपट लिया जाए। इलेक्ट्रॉनिक रूप से जो भी विवादित माहौल है वहां पर ध्यान रखा जाए। लक्ष्य, अगर किसी भी लक्ष्य को भेदना है तो तीनों उन्नत निगरानी कैसे रख सकते हैं, थल सेना कैसे रख सकती है, वायुसेना कैसे रख सकती है, नौसेना कैसे रख सकती है। नवंबर 2024 के अंदर एक ऐसा ही पूर्वी प्रहार अभ्यास हुआ था, मैंने आपको पढ़ाया था। नवंबर 2024 के अंदर एक युद्ध अभ्यास हुआ था, पूर्वी प्रहार अभ्यास उसका नाम था। क्या था, पूर्वी प्रहार अभ्यास।
पता है इस युद्ध अभ्यास के अंदर भी तीनों सेनाओं ने भाग लिया था नवंबर 2024 के अंदर, और यह युद्ध अभ्यास काफी सफल रहा था। और इससे जो वरिष्ठ अधिकारी थे उनको लगा था कि इस अभ्यास की समीक्षा करने के बाद ये युद्ध अभ्यास बहुत ही अच्छा है। तो उसी टाइप का सेम, यही पूर्वी जो प्रहार अभ्यास है, सेम उसी टाइप का प्रचंड प्रहार नामक एक नया युद्ध अभ्यास किया गया। तीनों सेनाओं ने किया था, तीनों सशस्त्र बलों ने किया था। इंपॉर्टेंट चीज ये है, कहाँ पर हुआ था? अरुणाचल प्रदेश में हुआ था। क्वेश्चन अगर ये आता है तो ये 100% इसी फॉर्मेट में आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि इससे बाहर इसमें कुछ बनता नहीं है। बाकी ये चीज आपको ध्यान रखनी है, एक एक फैक्ट मैंने आपको अच्छे से लिखवा दिया है। और जो अपनी इस क्लास की PDF आएगी ना, उसके अंदर सारी चीजें सिस्टमेटिक तरीके से ऑलरेडी लिखी हुई मिल जाएगी, तो आपको ये चीज भी ध्यान रखनी है। ठीक है। हाल ही में किस संगठन ने भारतीय नौसेना के साथ मिलकर वर्टिकल लॉन्च मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? देखिए इसमें एक चीज तो आपको ये ध्यान रखना ही है, भारतीय सेना के साथ एक किसी कंपनी का सहयोग है, और अभी भारत ने वर्टिकल लॉन्च मिसाइल का सफल परीक्षण कर लिया है। कैसी? वर्टिकल लॉन्च मिसाइल का। तो भारतीय सेना और DRDO ने मिलकर किया, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ऑप्शन नंबर 3 इसमें बिल्कुल एकदम एग्जैक्ट राइट आंसर है, DRDO और भारतीय नौसेना ने। ठीक है, भारतीय नौसेना और DRDO, यहाँ पर नौसेना ध्यान रखना इस चीज का है, वायुसेना मत कर देना, थल सेना मत कर देना, भारतीय नौसेना ही करना है आपको। भारतीय नौसेना और DRDO इन दोनों ने मिलकर उड़ीसा के तट पर, कहां पर? उड़ीसा के तट पे, ये चीज भी आपको ध्यान रखना है, उड़ीसा के तट पे होते हैं ज्यादातर इस प्रकार के परीक्षण। भारतीय नौसेना और जो DRDO है उसने उड़ीसा के तट पर स्वदेशी रूप से विकसित, स्वदेशी जहां पर भी किसी यंत्र में लिखा हो इसका मतलब है पूर्णतः वो भारत में बनी हुई है, उसमें सारी चीजें भारत की लगी हुई है। ठीक है, स्वदेशी रूप से विकसित वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज ये मिसाइल है, सरफेस टू एयर मिसाइल है। ठीक है, ये चीजें इंपॉर्टेंट होती है इस प्रकार के क्वेश्चन के अंदर। आपसे किसी भी हथियार के बारे में पूछा जाएगा ना, तो उसकी यही चीजें पूछी जाएगी, ये शॉर्ट रेंज है, लॉन्ग रेंज है, वर्टिकल चलती है, हॉरिजॉन्टल चलती है, एयर टू ये सरफेस टू एयर चलती है। ठीक है, ये भी सरफेस टू वाटर चलती है, कैसे चलती है ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो इसमें 2-3 चीजें ध्यान रखना है। ये जो वर्टिकल लॉन्च मिसाइल है, एक तो शॉर्ट रेंज मिसाइल है। दूसरी चीज, ये चलती कहां पर ये भी आपको पता होना चाहिए, सरफेस टू एयर मिसाइल है। ये कैसी है? सरफेस टू एयर। सरफेस टू एयर मिसाइल है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। ये जो उड़ान परीक्षण है एक भूमि आधारित वर्टिकल लॉन्चर की बहुत ही नजदीकी रेंज और कम ऊंचाई वाले एक उच्च गति वाले हवाई लक्ष्य के विरुद्ध है। यानी अगर कम ऊंचाई पर हवा के अंदर कोई एक ऐसा लक्ष्य आ रहा है जिसको भेदना है, तो उसको भेदने में ये सक्षम है। ठीक है, इसके अंदर हुआ क्या है, इस मिसाइल प्रणाली के अंदर निकट सीमा और कम ऊंचाई क्षमता स्थापित की है। यानी एक तो ये निकट से मारेगी और ये कम ऊंचाई पर होगी, उसी टारगेट को हिट करने में काम आएगी। और ध्यान रखना है भारतीय नौसेना और DRDO ने मिलकर इसका सफल परीक्षण उड़ीसा तट पर किया है। ठीक है, उड़ीसा के तट पर ये सफल आयोजन हुआ है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का अपना अगला क्वेश्चन क्या बैठता है? हाल ही में केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने किस सहकारी राइट हेलिंग प्लेटफॉर्म शुरू करने की घोषणा की है जो उबर और ओला की तरह काम करेगा? कल जो अभी वर्तमान में केंद्रीय मंत्री हैं, केंद्रीय गृह मंत्री हैं अमित शाह, उन्होंने एक सहकारी राइट हेलिंग प्लेटफॉर्म को शुरू करने की घोषणा की। उन्होंने बोला कि हम एक सहकारी राइट हेलिंग का मतलब समझे? राइड हेलिंग का मतलब ये हुआ, राइट नहीं है ये राइड हेलिंग है। ठीक है, राइड बुक करते हो ना आप, कहाँ करते हो? ओला में करते हो, उबर में करते हो, रेपिडो में करते हो, उसी प्रकार का। लेकिन ये सहकारी प्लेटफॉर्म है, राइड हेलिंग प्लेटफॉर्म होगा, सहकारी होगा। लेकिन ये उबर ओला क्या काम करती है? वैसे ही काम करेगा। उसका नाम आपसे पूछा, उसका नाम होगा सहकार। क्या होगा? सहकार। यानी जो केंद्रीय गृह मंत्री जी अमित शाह है, उन्होंने बोला जैसे ये ओला उबर चलता है ना, उसी प्रकार हम एक सहकारी एप्लीकेशन लॉन्च करेंगे, सहकार जिसका नाम होगा, और वो राइड होल्डिंग जो ऐप है वो होगा, यानी उससे आप राइड बुक करके इधर उधर जा सकते हो। ठीक है, लेकिन ये सहकारी संचालित राइड हेलिंग प्लेटफॉर्म होगा। सहकार टैक्सी इसका नाम रखा जाएगा। इस पहल में होगा क्या, अलग अलग विभिन्न वाहनों का पंजीकरण हो सकेगा और वो सुनिश्चित लाभ होगा। इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज ये होगी, जैसे ओला उबर के अंदर क्या होता है, अगर कोई बाइक वाला रजिस्टर्ड करता है, आपकी बाइक आप रजिस्टर्ड करते हो
उसके बाद में आप जैसे ही राइड लेते हो तो कुछ परसेंटेज फिक्स होते हैं जो कि प्लेटफॉर्म फीस के रूप में करते हैं, कुछ ओला उबर कमीशन के रूप में रखते हैं आपको राइड दिलवाने के लिए, समझ गए। लेकिन ये जो अपना शेकार होगा ना, उसके अंदर आपको कोई कमीशन नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। जो भी लाभ होगा वो सीधे चालक के खाते में चला जाएगा। सहकारी प्रणाली के भीतर बीमा का प्रबंधन भी अच्छे से होगा इसके अंदर, और एक सहकारी बीमा कंपनी भी इसके लिए अलग से बनाई जाएगी जो इन राइडर्स के अंदर इसके साथ में जो इसमें जो सवारी होंगे उनका बीमा कवरेज करने में मदद करेगी, ठीक है। यह चीज आपको ध्यान रखना है। मैं क्या कहना चाहता हूं, एक सिंपल भाषा में समझाऊं क्या। ओला और उबर है, रैपिडो है, या जो भी आप टैक्सी बुक करने वाले एप्लीकेशन होते हैं ना, उसका एक प्राइवेट मालिक होता है। उस पर अपन जब भी राइड बुक करते हैं ना, तो अपन जैसे 100 रुपये दे दिए ना, उसमें 15 रुपये 20 रुपये जो भी निर्धारित फीस होती है ना, वो कंपनी के खाते में जाती है, बाकी उस राइडर के खाते में आती है। तो केंद्रीय जो गृह मंत्री अमित शाह जी है, उन्होंने बोला है कि हम एक सहकार टैक्स नाम से नया ये बनाएंगे। उसमें अगर आपने 100 रुपये की राइड की, आपसे 100 रुपये लगेंगे, तो वो 100 रुपये सीधे ही जो चालक होंगे जाएंगे उसके खाते में चल जाएंगे, बीच में कमीशन नहीं काटेंगे। इसके लिए एक अलग से सहकारी बीमा कंपनी भी बना देंगे जो कि इसके भीतर जो भी बीमा वगैरह होगा उसके कवरेज को देख लेगी। तो ये चीज है, ये नया एप्लीकेशन शुरू किया है, सहकार इसका नाम रखा है। अब कोई दिक्कत है, अब कोई कंफ्यूजन है तो मुझे बता दो कि सर अब ये चीज समझ में नहीं आई। अब तो आ जानी चाहिए यार, है इतना तो फर्ज बनता है आपका। अब तो ये चीज आप अच्छे से समझ लो, इससे अच्छे से मैं आपको क्या ही समझाऊं, आप समझ गए, अच्छे से समझ गए। इस क्वेश्चन को फ्रेम करते टाइम भी मैंने ओला उबर इसमें जानबूझ के डलवाया ताकि बच्चा ये चीज समझ ले। एल फाइनेंस ने हाल ही में किस क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। सबसे पहले आपको ये तो पता होगा ना बेटा, ब्रांड एम्बेसडर किसको बोलते हैं। ब्रांड एम्बेसडर का मतलब ये होता है, जैसे एमआरएफ टायर का ऐड देखते हो, विराट कोहली का ऐड देखते हो ना, है। अभी ज्यादातर आईपीएल के अंदर सट्टेबाजी के, जब ये आईपीएल आया था ना, इंडियन प्रीमियर लीग, किस लिए लेके आई थी, बीसीसीआई, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड इसको संचालित करता है, ठीक है। ललित मोदी ने इसको शुरू किया था। क्यों शुरू किया था, बोले गली गली में क्रिकेटर निकलेंगे। पता है फिर हुआ क्या, गली गली नहीं, घर घर से सटोरिये निकल गए। जब से आईपीएल आया तब से उम्मीद तो थी कि गली गली में क्रिकेटर निकलेंगे, लेकिन निकले क्या, घर घर में सट्टोरिये निकल गए। ड्रीम 11 पे टीम बनाएंगे 49 रुपए की, जैसे ही 7:30 बजे मैच शुरू होंगे, 8 बजे तक करोड़पति बनने के सपने होंगे। 8 बजे तक तो इसलिए रोएंगे करोड़पति बन जाए, करोड़पति बन जाए। 9 बजे मूलधन बचाने के लिए लड़ाई होती है। 9 बजे बाद जो भी लड़ाई होती है वो मूलधन बचाने की लड़ाई होती है, करोड़पति बनने की नहीं होती है। तो उसके अंदर आपको पता होना चाहिए, जैसे रोहित शर्मा हो गए, सचिन तेंदुलकर हो गए, जो भी XYZ। अच्छा, सबसे हिट एड में बता देता हूँ, विमल वाला देखते हो ना, दाने दाने में केसर का दम, वो पिचकारी मारते हैं ऐसे, तो वो क्या करते हैं, विमल इलायची का ऐड करते हैं। एक्चुअली वो गुटखा का ऐड नहीं करते, गुटखा का ऐड आप नहीं कर सकते हो, लेकिन कंपनी इतनी स्मार्ट है, उस सेम पैकेट के अंदर इलायची निकाल दे। हालांकि विमल की इलायची बिकती भी नहीं है, इलायची सबसे ज्यादा रजनीगंधा की बिकती है, लेकिन वो ऐड करने का तरीका है, पान मसाला का ऐड किया कैसे जाए, वो सबसे बेस्ट तरीका होता है। आप इलायची का ऐड कर दो तो पान मसाला का ऑटोमेटिक हो जाएगा, ठीक है। तो वो जो दाने दाने में केसर का दम है, वो विमल इलायची में है, ना कि वो विमल गुटके के अंदर है। ये चीज आपको पता होनी चाहिए, कंपनी बहुत अच्छे से छुपाती है उस चीज को। तो वो जो शाहरुख खान टाइगर श्रॉफ वो जब कहते हैं ना दाने दाने में केसर का दम, तो वो विमल के ब्रांड एम्बेसडर है, या यूं कहूं जो प्रचारक होता है ना उसको ब्रांड एम्बेसडर बोलते हैं। और L&T जो फाइनेंस कंपनी है उसके नए ब्रांड एम्बेसडर बने जसप्रीत बुमराह। भारत के तेज गेंदबाज है बूम बूम बुमराह। अभी चैंपियंस ट्रॉफी में चोटिल थे, खेले नहीं थे, मुंबई इंडियंस में खेलते, आईपीएल में अभी फ्री थे। तो जो L&T फाइनेंस लिमिटेड है उसने जो भारतीय क्रिकेटर जसप्रीत बुमराह है उसको अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त कर दिया है, ठीक है। हमेशा कहीं भी किसी भी कंपनी का कोई ब्रांड एम्बेसडर बनता है, अगर मेंस में क्वेश्चन आ जाता है उसके बारे में ब्रीफ में लिखना है, तो उसमें आपको क्या चीजें लिखनी है, जैसे ब्रांड की उपस्थिति को बढ़ाना, पूरे भारत या पूरे विश्व में विविध ग्राहक आधार को जोड़ना, ये सारा काम इसका होता है, ठीक है। पहले जो ये L&T फाइनेंस कंपनी जो थी, L&T फाइनेंस कंपनी जो थी उसका नाम क्या था पता है, L&T फाइनेंस होल्डिंग्स लिमिटेड। अब उसका नाम परिवर्तन करके उसमें होल्डिंग्स हटा दिया गया है, केवल L&T फाइनेंस लिमिटेड इसका नाम रखा गया है। ये एक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी है, NBFC कंपनी है, जिसका मुख्यालय कहां पर है, तो इसका मुख्यालय मुंबई के अंदर ही पड़ता है। मुंबई में इसका मुख्यालय, ये चीज आपको ध्यान रखनी है और इंपॉर्टेंट भी है ये चीज, मुंबई में क्या है इसका मुख्यालय है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का अपना अगला क्वेश्चन क्या है, 2024 में भारत का सामाजिक सुरक्षा कवरेज कितना हो गया है, जो पहले से 2 गुना हुआ है।
इस क्वेश्चन को करने के लिए ये जो आगे हिंट लगा है ये आपके लिए कोई मतलब का नहीं है, ये आपके लिए मतलब का उसी कंडीशन में है जब आपको पिछले साल सामाजिक सुरक्षा का प्रतिशत भारत में कितना था वो पता है। अगर वो पता है तो आप इस क्वेश्चन को नए आंकड़ों के बिना भी पुराने आंकड़ों से भी कर सकते हो, इसलिए मैंने ये लाइन दी थी, क्योंकि जो पहले था उससे दुगुना है, मैंने साफ साफ ये चीज लिख दी थी। लेकिन 2024 के अंदर भारत का सामाजिक सुरक्षा कवरेज कितना हो गया ये चीज आपको पता है, 48.8%। अब बात यही आती है ना सर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया हमारे, इस क्वेश्चन को समझाओ। मैं बताता हूं सामाजिक सुरक्षा कवरेज होता क्या है। किसी भी जिस भी समाज में आप रहते हो वहां पर आप आर्थिक रूप से कितने सुरक्षित हो उसको ही सामाजिक सुरक्षा या सामाजिक सुरक्षा कवरेज के अंदर गिना जाता है। हालांकि उसके अंदर स्वास्थ्य को भी गिना जाता है, लेकिन मूल दूरी जो उसके होते हैं वो अर्थ ही होता है, पैसा ही होता है। और अगर इसकी वाइड परिभाषा, एग्जैक्ट परिभाषा अगर सही रूप से देखें ना तो सामाजिक सुरक्षा कवरेज वो होता है जिसके अंदर व्यक्ति आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से और सामाजिक रूप से सुरक्षित होता है, उसको सामाजिक सुरक्षा कवरेज बोला जाता है। अब कोई भी नागरिक को सामाजिक सुरक्षा कवरेज कब मिलेगा, जब उस समाज के अंदर ज्यादा से ज्यादा स्वास्थ्य बीमा होंगे, जब वहां पर समाज में ज्यादा से ज्यादा पेंशन दी जाएगी, वहां पर ज्यादा से ज्यादा रोजगार सहायता मिलेगी, तो वहां पर क्या होगा, उस समाज के अंदर सामाजिक सुरक्षा हाई होगी। अच्छा, ये कोई समाज है उसके अंदर सामाजिक सुरक्षा करनी है, इसमें ये एक्स आदमी रहता है, इसका अगर स्वास्थ्य बीमा बना हुआ है, क्या बना हुआ है, स्वास्थ्य बीमा इसका बना हुआ है, तो ये शारीरिक रूप से क्या है, कवरेज है, इसका स्वास्थ्य कवरेज है। ये कोई एक वाई व्यक्ति है, ये बुजुर्ग है, ये किसी कोई एक ओल्ड सर्विस में भी नहीं था, लेकिन ये बुजुर्ग है, तो उसको क्या करते हैं अपन, कुछ 1000-2000 रुपए देते हैं, तो इसको क्या मिल रही है, आर्थिक सुरक्षा मिल रही है। अच्छा, यहां पर एक ए नाम का आदमी और है, ये बेरोजगार है, इसके पास कोई कौशल नहीं है, अलग अलग कौशल ट्रेनिंग के लिए उसको, अलग अलग नए नए कौशल आने के लिए उसको ट्रेनिंग दी जाती है, सरकार ऐसी कई योजनाएं निकालती है जिसके अंदर सरकार सुविधा बेस पे भी रखती है, अलग अलग कंप्यूटर की ट्रेनिंग देती है, फ्री में RACIT करती है, तो क्या रोजगार कौशल के लिए सारा काम कर रहा है, तो उसको ये क्या किया जा रहा है, रोजगार सुरक्षा दी जा रही है। अच्छा, गांव में एक चीज आपको बताना चाहिए, मनरेगा चलती है, महात्मा गांधी नरेगा योजना चलती है ना, नरेगा चलती है, उसके अंदर क्या है, 100 दिन का या अलग अलग जगहों पर अलग अलग दिन का भी है, 100 दिन या 200 दिन का फिक्स्ड रोजगार मिलता है, तो ये क्या है, रोजगार सुरक्षा है। लेकिन ये सब एक समाज के अंदर ये अलग अलग सुरक्षाएं मिल रही है ना, तो इन सबको एक साथ क्या बोला जाएगा, सामाजिक सुरक्षा कवरेज इसको बोला जाता है। ठीक है। अच्छा, किसी भी समाज का सामाजिक सुरक्षा कवरेज ज्यादा कब होगा, जब उसमें स्वास्थ्य बीमा की योजनाएं सरकार ज्यादा चलाएगी, पेंशन योजनाएं जब ज्यादा चलेगी, रोजगार सहायता जब ज्यादा चलेगी, तो वहां का ऑटोमेटिक सामाजिक सुरक्षा कवरेज बढ़ जाएगा। 2021 के अंदर लास्ट डाटा आए थे जिसमें 24.4%, 2021 के अंदर कितना, 24.4% सामाजिक सुरक्षा कवरेज था भारत का, जो कि इस क्वेश्चन में मैंने दे दिया पहले से 2 गुना हो गया है, यानी 48.8 होता है इसका दुगुना, 24 का दुगुना 48, 4 का दुगुना 8। तो वर्तमान के अंदर अभी एक आंकड़ा आया है, कल एक रिपोर्ट आई है जिसके हिसाब से 2024 की ये बता रहा हूं मैं, 2024 के अंदर भारत की सामाजिक सुरक्षा जो कितनी सामाजिक सुरक्षा कवरेज वो डबल हुई है, 24.4 से लेकर 48.8। और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना, अभी बता रहा हूं एग्जाम में आएगा। सामाजिक सुरक्षा कवरेज क्या होता है अच्छे से समझा दिया है। 2021 के अंदर 24.4% था, डबल हो गया 48.8 हो गया 2024 के अंदर, 21 से 24 के अंदर। लगभग 9.20 मिलियन लोग अब सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत आते हैं और इसमें से 65% आबादी वो सरकारी योजनाओं से लाभान्वित है। दोनों आंकड़े अलग अलग याद रखने, बहुत इंपॉर्टेंट आंकड़े मैं आपको बता रहा हूं, ऊपर लिख देता हूं। टोटल मैंने कितने बताए, 920 मिलियन, ये टोटल लोग हैं जो सामाजिक सुरक्षा के अंदर आते हैं। लेकिन इस 920 का 65% सरकारी योजना के तहत है। वो कैसे सर, अब इसमें क्या जोल है, 920 मिलियन लोग ऐसे हैं जिनके पास अलग अलग प्रकार के बीमा है, सामाजिक सुरक्षा कवरेज में आ रहे हैं, लेकिन उसमें से 35% लोग ऐसे हैं जिन्होंने खुद के पैसों से करवा रखा है। अगर मान लो किसी व्यक्ति की फाइनेंशियल स्थिति अच्छी है, अगर मान लो मेरी, मान लो अगर मेरी फाइनेंशियल स्थिति अच्छी है तो मैं क्या करूंगा, और किसी सरकारी योजना के अंतर्गत जैसे चिरंजीवी बीमा के अंदर मुझे लगता है कि 750 रुपए का प्रीमियम लेना पड़ेगा, मेरा परिवार NFSA में नहीं आ रहा है, या कोई भी ऐसी योजना हो गई जिसके अंदर, मैं क्या करूंगा, प्राइवेट बीमा ले लूंगा। आजकल हर बैंक बीमा देती है,
गाड़ी पे बीमा देती है, वैसे ही स्वास्थ्य पे भी हेल्थ इंश्योरेंस होता है, तो मैं प्राइवेट करवा लूंगा। लेकिन मैंने प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस करवाया, फिर भी मैं सामाजिक सुरक्षा कवरेज में तो हूँ। समाज के अंदर मेरे साथ अगर कुछ भी हो जाता है, कल को मैं बीमार पड़ जाता हूँ, तो वो बैंक अगर खर्चा उठाएगी तो भी उठाएगी ना। तो इसमें से 65% जो लोग हैं ना, वो सरकारी योजनाओं के अंतर्गत है। बहुत बड़ा आंकड़ा होता है। अगर 100% में से 65% कवरेज, जो सामाजिक कवरेज है, वो किससे मिल रहा है? सरकारी योजनाओं से मिल रहा है। मुख्य कार्यक्रम इसके अंदर अपन बात करें, जैसे आयुष्मान भारत चलता है, पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना चल रही है, ई श्रम योजना चल रही है, तो ये सारी योजनाएं इसके अंदर शामिल है। अब मुझे उम्मीद है इस क्वेश्चन को आपने अच्छे से समझ लिया होगा। अब इसमें से आप कुछ भी गलत करके नहीं आओगे। सामाजिक सुरक्षा कवरेज क्या होता है वो आप समझ गए होंगे। 2021 के आंकड़े आपने याद कर लिए होंगे, 2024 के आंकड़े आपने याद कर लिए होंगे, जो कि जस्ट डबल हो गए हैं। अगला क्वेश्चन, बैंक ऑफ इंडिया ने सामान्य बीमा उत्पादों की पेशकश के लिए किस बीमा कंपनी के साथ साझेदारी की है? एक चीज मैं आपको बता देता हूं, ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सीधा सीधा पढ़ लो। बैंक ऑफ इंडिया ने सामान्य बीमा उत्पादनों की पेशकश के लिए न्यू इंश्योरेंस कंपनी नहीं है, इसके अंदर न्यू इंडिया इंश्योरेंस के साथ इन्होंने समझौता किया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इसके अंदर राइट ऑप्शन है। नेशनल इंश्योरेंस कंपनी नहीं है, न्यू इंडिया इंश्योरेंस है राइट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन के परिप्रेक्ष्य में एकदम एग्जैक्ट राइट आंसर है। बैंक ऑफ इंडिया ने न्यू इंडिया इंश्योरेंस के साथ किया है। सीधी सीधी चीज बता देता हूं, बैंक ऑफ इंडिया ने, जो बीओबी है, बैंक ऑफ इंडिया है बीओआई, उसने अपने ग्राहकों को सामान्य बीमा उत्पादों की एक श्रृंखला प्रदान करने के लिए न्यू इंडिया इंश्योरेंस के साथ एक साझेदारी की है। इसके अंदर, इस साझेदारी के अंदर स्वास्थ्य से संबंधित बीमे हो गए, मोटर बीमे यानी वाहन बीमा हो गया, व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा हो गया, घर और जो बिजनेस बीमे हो गए, बिजनेस इंश्योरेंस हो गए, वो सारी पहुंच प्रदान करेगी। इस सहयोग का उद्देश्य यही है, अगर आप बैंक ऑफ इंडिया में जाते हो तो वहां पर आपको एक ही छत के नीचे इंश्योरेंस की सारी सुविधाएं मिल जाएगी। नहीं, क्योंकि न्यू इंडिया इंश्योरेंस जो कंपनी है, इसके साथ में बैंक ऑफ इंडिया ने समझौता कर लिया है, तो एक ही छत के नीचे व्यापक बीमा समाधान प्रदान करने के लिए यह समझौता हुआ है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ग्रामीण महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय, जिसको मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट बोला जाता है, MORD का फुल फॉर्म बता रहा हूं, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, हिंदी में बोले तो ग्रामीण विकास मंत्रालय, उसने एक संगठन के साथ समझौता किया है। अब इस समझौते का उद्देश्य क्या है? सबसे पहले तो ये आपको इस क्वेश्चन से उठाना है। ग्रामीण महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए यह समझौता हुआ है। किसके लिए? ग्रामीण महिलाओं की सशक्तिकरण के लिए हुआ है। अब वो किसके साथ किया है? तो यूनिसेफ युवा के साथ किया है, UNICEF, यूनिसेफ युवा है, इसके साथ समझौता किया है। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने ग्रामीण महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए ये बीमा किया है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कौशल विकास हो गया, रोजगार हो गया, उद्यमिता कार्यक्रम हो गए, उनके माध्यम से 35 लाख ग्रामीण महिलाओं की आजीविका को अवसर, नए अवसर देने के लिए यूनिसेफ के साथ ये समझौता किया। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इन पहलों के अंदर 5 राज्यों के अंदर, कितने राज्य? 5 स्टेट, 5 राज्यों के अंदर कौन कौन सी योजनाओं को प्रोत्साहित किया जाएगा? तो एक तो कंप्यूटर दीदी केंद्र खोले जाएंगे, दीदी की दुकान इसमें खोली जाएगी, और इसका लक्ष्य भी ये रखा गया है कि उसको पूरे भारत में खोले। शुरुआत में 5 राज्यों के अंदर कंप्यूटर दीदी के अंदर दीदी की दुकान खोली जाएगी, और उसका लक्ष्य रहेगा पूरे देश में इसको विस्तारित करें। महिला उद्यमियों और नौकरी के अवसर को बढ़ावा देने के लिए युवा हब की इसके अंदर शुरुआत की जाएगी। ये समझौता बहुत ही अच्छा समझौता है, जिसमें से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्वेश्चन अगर पूछा जाता है तो जहां तक मेरी सोच है 99% संभावना यही रहेगी क्वेश्चन को इस फॉर्मेट में पूछे, या ये पूछे ग्रामीण विकास मंत्रालय और यूनिसेफ युवा ने हाल ही में किस सेक्टर के लिए समझौता किया है? तो ग्रामीण महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए। ग्रामीण शब्द भी इंपॉर्टेंट है, और ग्रामीण विकास मंत्रालय के साथ समझौता हुआ, तो आप इस क्वेश्चन को यहाँ से पकड़ लोगे। यूनिसेफ युवा, ध्यान रखना है, शुरुआत के अंदर इसको 5 राज्यों में लागू किया गया। 5 राज्यों में महिलाओं को सशक्त करने के लिए 35 लाख ग्रामीण महिलाओं को, महिलाओं की आजीविकाओं में सुधार करने के लिए, नए आजीविका के अवसर पैदा करने के लिए इस योजना को शुरू किया गया है। शुरुआत में 5 राज्य हैं, जिसमें कंप्यूटर दीदी केंद्र खोले जाएंगे, दीदी की दुकान खोली जाएगी, और इसका लक्ष्य रखा जाएगा पूरे देश को, इसका लक्ष्य बनाया गया है। महिला उद्यमियों और नौकरियों के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए युवा हब की भी इसके तहत शुरुआत किए जाने की कोशिश की जाएगी। तो ये था भाई, क्या था ये था 28 मार्च 2025 का इंडिया का मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर। ठीक है, इसके आगे भी शायद एक क्वेश्चन और भी तो था। अच्छा, एक क्या क्वेश्चन? अभी 2 है, अभी छूट जाते ना, चलो कर लेते हैं। हाल ही में भारत ने चीनी आयात पर एंटी डंपिंग शुल्क कितने समय के लिए लगाया है? भाई, जो भारत ने चीनी आयात पर एंटी डंपिंग जो शुल्क है वो 5 साल के लिए लगा दिया है। फाइनली कल ये फाइनल हो गया। ऑप्शन नंबर 4 इसके अंदर राइट ऑप्शन है। अब सबसे बड़ी चीज ये आती है कि सर ये एंटी डंपिंग शुल्क होता क्या है? भारत ने चीनी आयात पर लगाया है, क्या लफड़ा है?
ये वैसे मैंने एंटी डंपिंग शुल्क आपको अच्छे से समझा रखा है, आपको पता नहीं होना चाहिए। क्यों पता होगा, आप याद नहीं करते हो? अच्छा, कई लोग पहले जुड़े भी नहीं थे, मैं बता देता हूँ। आयात का मतलब समझते हो? अगर किसी चीज का प्रोडक्शन अपने भारत में नहीं हो रहा है तो अपन क्या करते हैं, बाहर से मंगाते हैं, उसको आयात बोलते हैं। अगर किसी चीज का अपने ज्यादा उत्पादन होता है तो उसको निर्यात बोलते हैं, एक्सपोर्ट बोलते हैं। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, आयात और निर्यात, ये चीज यहां तक मुझे उम्मीद है आपको पता होगी, इसके आगे पता मैं करवा दूंगा। भारत ने चीनी आयात पर, इसका मतलब भारत के पास चीन से जो चीज आती है उस पर एक एंटी डंपिंग शुल्क लगाया है, एक टैक्स लगाया है, एंटी डंपिंग टैक्स लगाया है, और वो 5 साल के लगाया है, 5 साल के लिए लगाया है। यहां तक तो हम समझ गए। अब बात आती है ये सर एंटी डंपिंग शुल्क होता क्या है। सबसे पहले एंटी डंपिंग समझने के लिए डंपिंग आपको समझना पड़ेगा। ये डंपिंग क्या होती है? घरेलू बाजार मूल्य से कम कीमत पर अगर अपन माल का निर्यात करते हैं तो उससे क्या होता है, व्यापार विकृत हो जाता है। अच्छा, कैसे? मैं इसको एक एग्जांपल की दृष्टि से समझाऊं, एंटी डंपिंग नहीं, डंपिंग समझा रहा हूं। चीन के अंदर ये पेन बनता है, ठीक है, और उसके चीन के घरेलू बाजार के अंदर इस पेन का मूल्य है 100 रुपए, और वो भारत को ये पेन अगर 80 रुपए में देता है तो इसको बोलते हैं डंपिंग। क्या बोलते हैं? डंपिंग। इससे क्या होता है, व्यापार जो होता है वो व्यापार बहुत डिस्टर्ब होता है, क्योंकि भारत में फिर चीन की चीजें ज्यादा आने लग जाएगी। भारत में जो चीज 100 रुपए मिल रही हो, अगर आपको 80 रुपए में चाइना से मिल रही है तो आप चाइना से खरीदोगे, ठीक है। इसको कम करने के लिए, डंपिंग को कम करने के लिए एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई जाती है। अनुचित मूल्य निर्धारण पर मुकाबला करने के लिए उस पर एक संरक्षणकारी टैक्स लगा दिया जाता है, संरक्षणकारी ट्रैफिक उस पर लगा दिया जाता है कि अगर आप वहां से ये चीज लोगे तो इस पर इतना प्रतिशत एंटी डंपिंग शुल्क लगेगा। तो एंटी डंपिंग टैक्स अगर आपने दिया तो वो चीज उतने में ही आ गई, तो उससे क्या होता है, डंपिंग की प्रक्रिया रुकती है। तो डंपिंग को रोकने के लिए एंटी डंपिंग टैक्स उस पर अपन लगाते हैं। ये चीज यहां तक आपको समझ में आ गई होगी। अच्छा, जो WTO है, पूरे विश्व में जो व्यापार को संरक्षित रखता है या व्यापार के नियम बनाता है, उसने भी इस चीज को बोला है कि कोई भी देश एंटी डंपिंग ड्यूटी की अनुमति अपने ओर से ले सकता है, लगा सकता है। अगर उसको ऐसी कोई चीज लगती है, उसके खुद का व्यापार अगर खतरे में है तो उस पर क्या लगा सकता है, एंटी डंपिंग शुल्क लगा सकता है। अच्छा, एंटी डंपिंग शुल्क को ADD डंपिंग बोला जाता है, शॉर्ट के अंदर ADD डंपिंग बोला जाता है। सामान्य मूल्य से कम कीमत पर माल अगर बेचता है तो उस पर क्या लगता है, ADD डंपिंग, एंटी डंपिंग शुल्क लगता है। लेकिन एक CVD भी होती है, आपने पढ़ा होगा, CVD काउंटर वेलिडिंग ड्यूटी होती है। आपने नहीं पढ़ा, मुझे पता है। काउंटर वेलिंग ड्यूटी और एंटी डंपिंग ड्यूटी में क्या फर्क होता है, आप समझते हो? एंटी डंपिंग ड्यूटी तो मैंने आपको बता दिया, अगर घरेलू बाजार मूल्य से कम कीमत पर माल का निर्यात होता है तो वहां पर क्या लगता है, एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई जा सकती है। लेकिन सर ये काउंटर वैलिड ड्यूटी क्या होती है, CVD क्या होती है? क्योंकि हमने कई जगह ADD वर्सेस CVD पढ़ा है। जो अगर आप में से कोई UPSC की तैयारी कर रहा है तो वो उसने पढ़ा होगा CVD, ठीक है। उसको बोलते हैं काउंटर वेलिंग ड्यूटी बोला जाता है, CVD को काउंटर वैल्यू ड्यूटी। ये क्या होती है, CVD क्या होती है? ये सब्सिडी का मुकाबला करने के लिए बनी होती है, विदेशी सरकार की सब्सिडी द्वारा समर्थित सामान। अगर मान लो ये चीज है, इस पर सरकार सब्सिडी देने लग जाए, जरूरत से ज्यादा सब्सिडी देने लग जाए किसी दूसरे देश को, तो वहां का व्यापार डिस्टर्ब होगा, क्योंकि वहां के उपभोक्ता वहां से उस माल को परचेज करेंगे, तो उसके लिए फिर CVD लगाया जाता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, काउंटर वेलिंग ड्यूटी और एंटी डंपिंग ड्यूटी अलग अलग होती है। भारत ने चीन पर आयात पर एंटी डंपिंग शुल्क लगाया है 5 साल के लिए। मुझे उम्मीद है आपने ये सारी चीजें समझ ली होगी। भारत में पहला वरिष्ठ नागरिक आयोग किस राज्य ने शुरू किया? केरल ने शुरू किया। मैंने आपको अच्छे से पढ़ा दिया था, और ये क्वेश्चन वापस रिवीजन के तौर पर मैं लेके आया हूं, इसका रिवीजन कर लेना, कल की क्लास में ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था। भारत ने पहला वरिष्ठ नागरिक आयोग है वो किस राज्य में शुरू किया है? केरल राज्य में शुरू किया है भाई। इसके अंदर नागरिकों के सहयोग के लिए जैसे महिला आयोग होता है वैसे ही कल मैंने आपको सारी चीज बताई थी। ये था भाई 28 मार्च 2025 का करंट अफेयर, जिसको मैंने डिटेल एनालिसिस और स्टैटिक्स जीके के साथ कवर करवाने की कोशिश की। अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, कंटेंट की क्वालिटी और हमारी मेहनत अच्छी लगती है तो लाल वाला बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल वाला आइकन जरूर प्रेस करना, उससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी और हमें मिलेगा मोटिवेशन। अच्छे अच्छे कमेंट किया करो जिससे दिल एकदम खुश हो जाता है। ये नंबर है 9887809083। क्या करना है आपको इस पर कॉल या मैसेज करना है। सर आपकी जो डेली करंट अफेयर की क्लास होती है उसके में PDF चाहिए, एक बार मैसेज करना, डेली बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको PDF मिलती रहेगी, हमारी टीम आपको भेजती रहेगी। ये अपनी वेबसाइट है infusionnotes.com के नाम से, इसको जरूर चेकआउट करना। यहाँ पर बहुत ही शानदार आपको हैंड रिटन नोट्स मिलते हैं, जिसको आप बुकलेट फॉर्मेट पे आपके घर पे ऑर्डर कर सकते हो। कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन रहेगा। ये अपना इंस्टाग्राम हैंडल है infusion/notes, इसको भी आप जरूर फॉलो कर लेना। मिलते हैं कल फिर नए सेशन के साथ, तब तक अपनी तैयारी जारी रखो, अपने स्वास्थ्य के ध्यान रखो। टेक केयर, जय हिंद।